नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भारत और नेपाल के बीच जो वर्तमान में तनाव की स्थिति है उसी के बारे में चर्चा करेंगे और भारत और नेपाल के संबंधों के वर्तमान संदर्भ में उसको विश्लेषित करेंगे। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि भारत और नेपाल के साथ विगत कुछ दिनों से संबंधों में काफ़ी तनाव दिख रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के किशनगंज जिले में फतेहपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास नेपाली सेना ने भारतीयों के ऊपर गोली चला दी, जो कि भारतीय किसान थे, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। और यह भी देखने को मिल रहा है कि विगत कुछ दिनों से नेपाल के राजनेताओं द्वारा भारत के संदर्भ में काफ़ी आगे बढ़कर तनाव बढ़ाने वाले बयानबाजी भी किया जा रहा है। अब ये बात समझने की है कि भारत और नेपाल के बीच जो तनाव हो रहा है, ये तनाव के पीछे का क्या कारण है। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसका वर्तमान का तात्कालिक कारण है कि भारत सरकार द्वारा एक सड़क का निर्माण। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हाल ही में एक मार्ग लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को काफ़ी सुगम बनाता है। नेपाल सरकार द्वारा इस मार्ग के निर्माण को अपनी सीमा का अतिक्रमण बताया गया और नेपाल का मानना है कि ये भारत सरकार द्वारा नेपाल की संप्रभुता का भी अतिक्रमण है, क्योंकि भारत सरकार ने नेपाल की सीमा में अंदर जाकर सड़क का निर्माण किया है और नेपाली संसद द्वारा आधिकारिक रूप से एक नए मानचित्र को स्वीकार किया गया या संसद द्वारा पास किया गया, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का संप्रभु क्षेत्र माना गया है। और इसके साथ साथ विगत कुछ दिनों से नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने भारत के विरोध में कई तीखे बयान भी दिए हैं, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों को काफ़ी प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी किया है। ओली जी ने पहले तो कहा कि जो कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है नेपाल में, उसके लिए भारत को उत्तरदायी बता दिया। अब देखिए, ये अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद बयान है। पूरी दुनिया ये चीनी वायरस कोरोना से प्रभावित है और इसके लिए चीन को उत्तरदायी मान रही है, और ओली जी के नज़र में कोरोना वायरस का प्रसार भारत के कारण हो रहा है। साथ ही ओली जी यहीं तक नहीं रुके। केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली बता रहे हैं कि भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल है और ये करोड़ों भारतीयों की आस्था पर भी प्रहार है। इस परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल जो भारत विरोधी इतना गतिविधियों एवं बयानों का संचार कर रहा है, जिसके पीछे चीनी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में, तो हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रो चाइनीज दृष्टिकोण को रखती है। और जब से ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, तब से नेपाल सरकार की ये लगातार कोशिश रही है कि भारत को परेशान करे। और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को ये लगता है कि नेपाल की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति चीन अधिक सहायता पूर्वक कर सकता है और वह
ऐसा मान रहे हैं कि चीन के साथ जाने में उनका स्वाभाविक हित है। भले ही हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ता आज का नहीं है, भारत और नेपाल के बीच रिश्ता सदियों पुराना है। और अगर हम भारत और नेपाल के वर्तमान संबंधों की चर्चा करेंगे तो यहाँ यह अत्यावश्यक है कि इस बात का भी चर्चा करें कि भारत और नेपाल का जो वर्तमान संबंध है और इस संबंध की पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। तो हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। चाहे हम भगवान राम के समय से नेपाल के साथ भारत के संबंध को जोड़े या भगवान बुद्ध के काल में नेपाल के साथ भारत के संबंध को जोड़े, तो भारत का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी संबंध सदियों से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल के बीच काफ़ी सांस्कृतिक समानता है। दोनों देशों का जो धर्म है, जो दो बड़े धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जो दोनों देशों में ही समान रूप से महत्व रखता है। और वर्तमान में बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट के माध्यम से दोनों देशों की सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक भारत और नेपाल के भौगोलिक संबंधों की चर्चा करें तो भारत और नेपाल के बीच काफ़ी लंबी भौगोलिक सीमा है और इस सीमा में महत्वपूर्ण यह है कि बहुत ज़्यादा विवाद भी नहीं है। 2-3% मामलों को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्रों में जो भारत और नेपाल की सीमा है वो विवाद रहित है और जो भी विवाद है उसकी भी समाधान की प्रक्रिया की जा रही है, प्रक्रिया चल रही है। साथ ही सामाजिक संबंधों में भी दोनों देशों में काफ़ी अटूट है। न सिर्फ दोनों देशों के पारिवारिक संबंध है बल्कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का भी रिश्ता है, यानी सामाजिक पारिवारिक संबंध काफ़ी गहराई से भारत और नेपाल के बीच स्थापित है। भारत और नेपाल के बीच जो मित्रता और शांति की संधि हुई थी 1950 में, वो दोनों देशों के मौजूदा संबंध का आधार भी है। इस संधि के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यक्तियों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही का व्यवस्था किया गया है। यानी कि भारत और नेपाल भले ही दो राष्ट्र रहेंगे लेकिन दोनों देशों के बीच कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से बिना वीज़ा वगैरह के आ जा सकता है। वस्तुओं की यानी व्यापार आदि का कार्य मुक्त रूप से किया जा सकता है। इसके साथ रक्षा और विदेश मामलों में भी दोनों देशों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। चूँकि नेपाल एक लैंडलॉक स्टेट है यानी लैंडलॉक देश है, तो इस संधि के द्वारा नेपाल को कई विशेषाधिकार भी दिए गए। भारत और नेपाल के बीच व्यापार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। भारत नेपाल में काफ़ी मात्रा में विदेशी निवेश करता है और भारत व्यापार के लिए नेपाल को पारागमन सुविधा भी उपलब्ध कराता है। अब पारागमन सुविधा का तात्पर्य यह हुआ कि चूंकि नेपाल के पास कोई अपना बंदरगाह नहीं है, तो नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए भारत के बंदरगाहों पर निर्भर है, विशेषकर कोलकाता बंदरगाह पे। साथ ही भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नेपाल में कई आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रही है। ये कंपनियां विनिर्माण के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में नेपाल के अपने आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रही है। भारत नेपाल में जो आधारभूत ढांचे के विकास का जो व्यवस्था चल रही है उसमें भारत का काफ़ी योगदान है। नेपाल में स्वास्थ्य
शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत और नेपाल के बीच रक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सहयोग होता रहा है। भारत नेपाल को उपकरणों और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाली सेना को आधुनिकीकृत करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना में एक गोरखा रेजिमेंट है जिसमें नेपाली नागरिकों को भर्ती की जाती है, यानी कि भारतीय सेना में नेपाल के लोग भी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। साथ ही भारत और नेपाल के बीच वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता आ रहा है। अब देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण एक पहलू यह उभरता है कि जो भारत और नेपाल के बीच इतने प्रगाढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध रहे हैं, तो वर्तमान में जो तनाव उपस्थित हुआ है, तो इस तनाव के लिए क्या भारत का भी उत्तरदायित्व है? क्या भारत भी उत्तरदायी है? कहाँ तक भारत उत्तरदायी है? तो इसमें हम लोग नेपाल के दृष्टिकोण को समझेंगे कि नेपाल का ऐसा क्या पक्ष है जो वो रख रहा है कि भारत नेपाल संबंध के लिए संबंधों के तनाव लाने के लिए उत्तरदायी है। नेपाल का मानना है कि जो गत वर्ष जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और उसके बाद जो मानचित्र का प्रकाशन भारत सरकार ने किया, उसमें भारत सरकार ने ऐतिहासिक मानचित्र के साथ छेड़छाड़ किया है। ये नेपाल का आरोप भारत के ऊपर है। नेपाल का कहना है कि वर्ष 1816 में जो अंग्रेज उस समय भारत में थे और नेपाल के राजा के बीच जो सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि, उस सुगौली की संधि के अनुसार जो महाकाली नदी है उसके पूर्व का सभी क्षेत्र जिसमें लिम्पिया, धुरा, काला पानी, लिपू लेख आदि हैं, वो सब नेपाल का अभिन्न अंग है। यानी महाकाली नदी को बॉर्डर माना गया है और उसके पूर्व के जितने क्षेत्र हैं वो नेपाल का अंग है। और जो सुगौली की संधि महाकाली नदी को नेपाल का पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित करता है। सुगौली की संधि कहता है कि नेपाल का जो पश्चिमी सीमा का जो बिंदु होगा वो महाकाली नदी है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि चूंकि महाकाली नदी समय समय पर मार्ग परिवर्तित करती रहती है, अब महाकाली नदी का मार्ग परिवर्तन के कारण सीमा का वास्तविक निर्धारण या सीमा पर जो विवाद हो रहा है वो उसका एक मुख्य कारण है महाकाली नदी का मार्ग परिवर्तन। तो नेपाल का यह आरोप कि भारत उसकी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, उसकी संप्रभुता का हनन कर रहा है, उसका समस्या का मुख्य कारण महाकाली नदी का मार्ग परिवर्तन है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद नेपाल का चीन की ओर रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी झुकाव बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसी संदर्भ में वर्ष 2017 में चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, आप लोग जानते ही होंगे, यह परियोजना है जिसमें एशिया के महत्वपूर्ण देशों को चीन शामिल कर रहा है, विस्तार यूरोप तक कर रहा है। तो इस वन बेल्ट वन रोड परियोजना में नेपाल 2017 में शामिल हो गया। भारत इस परियोजना का विरोध करता आ रहा है, चूंकि यह इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का हनन मानता है। इसी कारण भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजना का विरोध करता रहा है। जब नेपाल इस परियोजना में शामिल हुआ तो नेपाल का आरोप है कि भारत
नेपाल के ऊपर दबाव बनाता है कि वह इस योजना में शामिल नहीं हो, इस परियोजना से बाहर हो जाए। इसके अतिरिक्त जब नेपाल का नया गणतांत्रिक संविधान वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया तो नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत ने उस संविधान का उस गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया जिसकी आशा नेपाल को थी। साथ ही इस संविधान के लागू होने के बाद नेपाल के मधेसी समुदाय द्वारा नागरिकता को लेकर व्यापक जन आंदोलन चलाया गया और नेपाल सरकार यह आरोप लगाती है कि भारत के द्वारा मधेसियों का समर्थन किया गया और नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी या घेराबंदी में भारत ने मधेसियों को परोक्ष रूप से सहयोग पहुंचाया है। लेकिन नेपाल के इन आरोपों को बल नहीं दे सकता है, बल नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर विगत कुछ वर्षों में भारत का जो रुख है नेपाल के प्रति क्या है, उस नरम रुख से हम देख सकते हैं कि नेपाल जो भारत पे आरोप लगा रहा है वो काफ़ी तथ्यपरक नहीं है। अब देख रहे हैं कि वर्तमान में जो नेपाल की सरकार है वो भारत के ज़्यादा महत्व न देकर चीन को महत्व दे रहा है। लेकिन भारत की सरकार, नई सरकार, एनडीए की सरकार जब से सत्ता में आई है वो अपने पहले पड़ोसी नीति के तहत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे और मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। इसी संदर्भ में देखते हैं तो वर्ष 2015 में जब तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार है जब से वो आई है तो वो पहले पड़ोसी नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसी संदर्भ में नेपाल के साथ भी भारत सरकार ने कई सहयोगात्मक कार्य किए हैं। हमने पहले ये बताया कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो नेपाल की यात्रा शुरुआती समय में ही किए और इसके साथ नेपाल के कृषि, रेलवे, जलमार्ग आदि क्षेत्रों में भारत कई समझौतों पर कार्य कर रहा है। बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच एक रेल लिंक का निर्माण किया जा रहा है ताकि नेपाल के लोगों का संपर्क और सुलभ हो और नेपाल और भारत के बीच सामानों एवं वस्तुओं की आवाजाही सुगम हो। इसके साथ साथ मोतिहारी जो बिहार में है, मोतिहारी से अमलेखगंज तक एक तेल पाइपलाइन बिछाने का पर भी सहमति हुई है ताकि नेपाल में ईंधन की आपूर्ति को निर्बाध रूप से कायम किया जा सके। अब आवश्यकता यह है कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नेपाल चीनी प्रभाव में आने के कारण नेपाल भारत से अधिक निकटता रखने का इच्छुक नहीं है। नेपाल को लगता है कि उसका हित चीन के साथ ज़्यादा है। तो इन परिस्थितियों में भारत और नेपाल में जो तनाव हुए हैं संबंध में, उस संबंध को सुगम बनाने के उद्देश्य से कुछ उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अब ये यहाँ देखना है कि चूंकि भारत की जो ज़रूरत है वो नेपाल को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अधिक आवश्यक है और चूंकि भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है वो भारत से हर पहलू में काफ़ी छोटे हैं, तो भारत पे हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बिग ब्रदर की भूमिका में रहता है, यानी बड़े भाई की भूमिका में। जैसे बड़े भाई छोटे भाई के ऊपर दबाव बनाते हैं, उन पर अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं,
तो भारत पर भी ये आरोप लगातार भारत के पड़ोसियों द्वारा लगाया जाता रहा है। तो भारत को यहाँ इस चीज़ पर विचार करना होगा कि नेपाल भले ही भारत से काफ़ी छोटा है, लेकिन भारत के लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो नेपाल के साथ बिग ब्रदर की भूमिका में भारत नहीं आए, और इसी जो नेपाल भारत के साथ जो कटुता का संबंध स्थापित हो रहा है, जिसका पूरा लाभ चीन उठा रहा है, और नेपाल में अपना प्रभाव चीन लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो भारत को चाहिए कि वो अपने राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से चीन के प्रभाव को कम करके नेपाल के साथ संबंध को सामान्य बनाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि चूंकि भारत के साथ और नेपाल का संबंध आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों का है, ऐतिहासिक है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध का जो आधार है, या सीमा विवाद है, या जो भी दोनों के बीच विवाद है, तो उस पर जो विगत ऐतिहासिक संधियाँ हुई हैं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी होंगे, तथ्य होंगे, नक्शे होंगे, जिसके आधार पर कूटनीतिक माध्यम से भारत और नेपाल आपस में अपने संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास करें, और इसके लिए भारत को पहल करने की आवश्यकता है। अब देखिए नेपाल क्या है, तो नेपाल को लगता है कि भारत और चीन आपस में कई मुद्दों पर उनके बीच विवाद है, शत्रुता है, और जिस कारण भारत भी नेपाल को प्रश्रय देता है, चीन भी नेपाल को प्रश्रय देता है। तो नेपाल इस भारत और चीन के विवाद का हर पहलू से लाभ उठाना चाहता है। इसी कारण वो कभी भारत की ओर, कभी चीन की ओर अपना झुकाव रखता है, और दोनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का कोशिश करता है। अब चूंकि अभी वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से नेपाल का झुकाव चीन की ओर है, और उस झुकाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेपाल में कई सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा, जो मंदारिन भाषा है, उसको पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। और साथ ही चीन ने यह भी नेपाल को सहूलियत दी है कि इस भाषा के विकास, विस्तार या पढ़ाने में जो भी खर्च आएगा, वो सब चीन के द्वारा वहन किया जाएगा। अतः इस बात की जरूरत है कि भारत और नेपाल अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखें, और इन हितों में भारत को नेपाल के साथ संबंधों को सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए। और सामान्य प्रयास कैसे होंगे, तो यदि नेपाल किसी मुद्दा को उठाता है, तो भारत वहाँ बिग ब्रदर की भूमिका न निभाते हुए भारत वहाँ सहानुभूतिपूर्वक उनके विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, विश्वास कायम करना चाहिए, ताकि दोनों देशों में एक विश्वास का माहौल कायम हो, और इस विश्वास के माहौल में भारत और नेपाल के संबंध सामान्यता की, यानी सामान्य बने। दोनों देशों में जो विवाद है या दोनों देशों में जो तनाव है वो घटे। तो इसके लिए भारत को चाहिए कि वो हर संभव प्रयास करे कि नेपाल में चीन का प्रभाव कम हो। जब नेपाल चीन के प्रभाव में गया है, तब भारत और नेपाल के बीच संबंधों में खटास आया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि भारत इसके लिए राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर संबंधों को सुधारने का प्रयास करे। में भारत विरोधी तत्व, यानी जो भारत विरोधी तत्व, जिसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार है, जो कि ऐसा माना जाता है कि प्रो चाइना है, इंडिया के विरुद्ध है, तो वैसे तत्व मजबूत न हो। भारत में को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि नेपाल के नागरिकों को लगे कि भारत उसके साथ एक समानता का व्यवहार करता है, उस पर अनपेक्षित दबाव नहीं बनाता है, उसे नेपाल की संप्रभुता और उसके सीमा का सम्मान करता है, और उसके साथ एक बराबर का संबंध स्थापित करता है। तो जिसके कारण नेपाल में भारत विरोधी जो तत्व हैं वो अपना प्रभाव खोते जाएंगे, और भारत और नेपाल में जो प्रो इंडियंस हैं नेपाल में,
वो ज़्यादा मजबूत होंगे और भारत और नेपाल के बीच संबंधों का एक सामान्य, अतः हम इस बात का मतलब हम भारतीयों को इस बात का प्रयास करना चाहिए, भारत की सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि नेपाल में जो भी भारत विरोधी तत्व है उनका धीरे धीरे उनका प्रभाव घटे और भारत और नेपाल का संबंध मजबूती के साथ, सहानुभूतिपूर्वक, एक समानता के साथ संबंध आगे बढ़े। धन्यवाद।